स्वागत है दर्शकों आप सभी का टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में, जहां पर मैं मिलवाती हूं आपको डॉक्टर्स से और हम डिस्कस करते हैं किसी डिजीज़ पे, उसका समाधान ढूंढते हैं। और वैसे ही आज हमारे साथ है डॉक्टर विंकी रुघवानी जी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और हमें बताएंगे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल किस प्रकार की बीमारी है। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर जैसे कि आप पीडियाट्रिशियन हैं और स्पेशली आज हम थैलेसीमिया और सिकल सेल इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चा होता है उसे ज़िंदगी भर ब्लड लगता है। जब तक उसे रक्त देते हैं, ब्लड देते हैं, तब तक उसकी ज़िंदगी रहती है और रक्त ही उसका जीवन है। जी, थैलेसीमिया होता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चे जिनको हमेशा ब्लड लगता है, इन्हें थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। दूसरा होता है थैलेसीमिया माइनर। दरअसल थैलेसीमिया माइनर एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, लेकिन जब एक थैलेसीमिया माइनर का पुरुष एक थैलेसीमिया माइनर स्त्री से विवाह करता है, वो दोनों नॉर्मल रहेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं रहेगी, वो एकदम स्वस्थ रहेंगे, उनको पता भी नहीं रहेगा, लेकिन वो खून की जांच कराएंगे तो मालूम पड़ेगा कि उनको थैलेसीमिया माइनर है। जब उन दोनों की शादी होती है तो जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, जो कि गंभीर बीमारी है जिससे हमेशा ब्लड लगता है और जो जानलेवा है। तो इसीलिए हम यही कारण है थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होने का। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी युवक और युवतियाँ, जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, उन सभी ने शादी से पहले यह जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। थैलेसीमिया माइनर की टेस्ट जरूर करवा लेनी चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे को थैलेसीमिया हुआ है तो ये कैसे पता चलता है? शुरू में पहले 5-6 महीने तक के नहीं मालूम पड़ेगा कि किसी बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी है, लेकिन जैसे जैसे 5-6 महीने का होता है उसके बाद में उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी चंचलता कम हो जाती है, बच्चा थोड़ा पीला दिखने लगता है। उसके बाद उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कुछ जांचें करते हैं, उसमें ये पता पड़ता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, और हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसके फिर कारण खोजते हैं और इससे ये मालूम पड़ता है कि उसको थैलेसीमिया जैसी बीमारी है। और ऐसा जब हमें लगता है कि ये बच्चे को थैलेसीमिया जैसी बीमारी हो सकती है तो उनके माता पिता की भी जांच की जाती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों माता पिता थैलेसीमिया माइनर निकलते हैं, तो उस समय ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चे को थैलेसीमिया मेजर जैसी गंभीर बीमारी है। जैसे पेरेंट्स को माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चे को मेजर हो जाता है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को माइनर है वो माइनर होता क्यों है थैलेसीमिया? ये माइनर जो होता है, जैसे मैंने बताया, ये आनुवंशिक बीमारी है। ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, माँ बाप से बच्चों में आता है। तो माइनर जो है वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जैसे 1-2 माइनर हो गए तो कुछ एक मेजर बच्चा पैदा होगा, या माइनर बच्चा भी पैदा हो सकता है। एक माइनर रहा तो दूसरा नॉर्मल रहा तो उनके बच्चों में मेजर नहीं होगा, लेकिन माइनर बच्चा तो पैदा हो सकेगा। तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी ये माइनर चलता रहता है। अच्छा, किन लोगों में यह बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? थैलेसीमिया विशेषकर लोहाना, कच्छी, फिर गुजराती, सिंधी, पंजाबी, आदिवासी, अच्छा, और कुछ मुस्लिम, मारवाड़ी, इन समाजों में ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपको बताऊं कि कच्छी और लोहाना जो समाज है उसमें 16% माइनर हैं, यानी हर 100 लोगों में से 16 माइनर्स हैं। सिंधीज़ में 100 में से 10 माइनर्स हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पूरी अगर जनरल पॉपुलेशन हम देखें तो एक पूरे जनरल पॉपुलेशन में 4% लोग माइनर हैं। 4% लोग, यानी हम रैंडमली हम पूरे हमारे देश में सभी लोगों की माइनर की जांच, थैलेसीमिया माइनर की जांच कराएं तो 4% लोग ऐसे निकलेंगे जिनको माइनर निकलेगा, उनको पता ही नहीं है कि वो माइनर है। और उनके घर में जब वो माइनर किसी लड़के को निकलता है और वो किसी माइनर लड़की से अगर उसकी शादी हो गई तो बच्चा जो हो जाएगा वो मेजर पैदा हो जाएगा। सर, जैसे आपने कुछ समुदाय के नाम लिए हैं, तो उन्हें यह बीमारी होने के पीछे क्या वजह है? इसमें कैसा है, ये बहुत शुरुआत से जो मेडिटेरियन बेल्ट जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा मेडिटेरियन बेल्ट जो शुरू होता है हमारे उत्तर भारत से लेकर तो सब निकलता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, और ये पूरा बेल्ट में कुछ वर्ष पहले ये जीन चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये जो थैलेसीमिया वहाँ का जीन वहाँ पर आ गया और ये बीमारी वहाँ से शुरू हुई। फिर जहाँ जैसे जैसे लोग जहाँ माइग्रेट होते गए वहाँ से वहाँ ये बीमारी आनुवंशिक होने की वजह से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। दर्शकों, ऐसी ही बातें और भी जानते हैं लेकिन ब्रेक के बाद। जैसे कि मैंने बताया आपको कि थैलेसीमिया यह बीमारी होती है जिसमें
ब्लड नहीं बनता है तो ब्लड देना पड़ता है और वो उससे ही हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है सर। आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि थैलेसीमिया का इलाज किस प्रकार से दिया जाता है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि थैलेसीमिया यह बीमारी होती है जिसमें ब्लड नहीं बनता है तो ब्लड देना पड़ता है और वो उससे ही हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। तो रक्त जो होता है वो जीवन, उनके लिए जीवन दान होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो ब्लड जो है शुरुआत में हर महीने में ब्लड देना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो उसके बाद में 25 दिन में ब्लड लगता है, फिर 20 दिन में ब्लड लगता है। जो बड़े बच्चे होते हैं 12, 13, 14 साल के, उनको तो हर 15 दिन में भी ब्लड लगता है। और उसके बाद में जो 20, 22 साल के हो जाते हैं तो उनको तो 2-2 यूनिट ब्लड लगता है। तो ब्लड जो है यह एक चीज़ है जो हमेशा जीवन भर इनको ब्लड देना पड़ेगा। अब ब्लड बार बार देने से हीमोग्लोबिन तो मेंटेन रहता है, हीमोग्लोबिन तो बढ़ता है, लेकिन उसमें आयरन जो रहता है, लौह की मात्रा जो रहती है वो शरीर में ज़्यादा हो जाती है। और यह लौह की मात्रा जो होती है ये शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, सब जगहों पर जमा हो जाता है और इन अंगों को वो ख़राब करना शुरू कर देता है। और यह जो लौह रहता है यह अंगों को ख़राब न करे, इसलिए कुछ दवाइयाँ होती है, लौह निष्कासित दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं आयरन चिलेटर्स, वो लेने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये दवाइयाँ भी इनको शुरू करनी पड़ती है। तो विशेष रूप से एक ब्लड और दूसरा ये लौह निष्कासित दवाइयाँ ये इन पेशेंट्स को ज़रूर लेनी पड़ती हैं। फिर क्योंकि शरीर के विभिन्न अंग खराब हो जाते हैं, इसीलिए कुछ और बीमारियां इन पेशेंट्स को हो जाती हैं। जैसे पेनक्रियास खराब होने की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट में जमा होने से हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं, लिवर खराब होने की वजह से सीरोसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बीमारियां जो है इन पेशेंट्स को धीरे धीरे खास करके जो पेशेंट जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये बीमारियां इनमें नई नई आती रहती हैं। तो उन सभी बीमारियों का भी इलाज फिर साथ में किया जाता है। So that means definitely इनकी आयु भी कम होती होगी फिर? निश्चित रूप से आयु कम रहेगी, क्योंकि ये अंग जो है धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं। तो इसलिए अगर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, प्रॉपर ब्लड दिया जाए, हीमोग्लोबिन मेंटेन किया जाए, ये लौह निष्कासित दवाइयाँ प्रॉपरली दी जाएं, तो निश्चित रूप से अच्छी उम्र तक के हम उनको जीवन दे सकते हैं। सर, जैसे कि यह बीमारी जो है बहुत ही तकलीफदायक होती है, पेशेंट तो तकलीफ में रहता ही है, लेकिन परिवार को किस तरह की तकलीफें होती है? यह तो हम सब सोच सकते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें ऐसा बच्चा पैदा हो जिसको हर 15-20 दिन में, 25 दिन में ब्लड देना पड़े, तो आप सोच सकते हो कि उनकी क्या स्थिति होगी। और आर्थिक स्थिति तो ठीक है, उनको महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो भी कितना, जैसे कई थैलेसीमिया के परिवार है जो निर्धन है, जिनके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, उनके लिए क्या होगा। सबसे बड़ी बात, ऐसे परिवारों की मानसिक स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। वो खुद देखते रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मौत से लड़ रहा है, उसको ब्लड दे के उनके रोज अस्पताल में जाना, उसके साथ साथ उनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड महीने में 2 बार ब्लड देना है, बीच बीच में दवाइयाँ लेनी है, कुछ प्रॉब्लम्स है उनको देखना है। तो ओवरऑल परिस्थिति जो है, ऐसे जो परिवार है वो बहुत ही मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी स्थिति एक निश्चित रूप से बड़ी दयनीय होती है। सर, थैलेसीमिया का क्या कोई ऐसा इलाज है जिसमें यह हमेशा ब्लड देने की जो प्रोसीजर है उसे रोका जा सके? जी, इसे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। यह एक परमानेंट क्योर है थैलेसीमिया का, लेकिन इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी कठिन है। एक तो ये बहुत महंगा है, इसमें तकरीबन 14 लाख रुपए खर्चा होता है। दूसरा, बोन मैरो जो होता है ना वो मैच होना चाहिए, यानी किसी से मिलना चाहिए। भाई बहन से मिलने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, वो भी सिर्फ 33% चांस होता है। यानी कई लोग, और बाकी लोगों से मिलने का चांस तो बहुत रेयर होता है। तो मिलने का, एक तो बोन मैरो का डोनर मिलना, दूसरा उसका खर्चा, तीसरा बोन मैरो जो है उसके लिए बहुत ये बड़ा एक प्रोसीजर है जिसमें 3 महीने तक के हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। कुछ ही सेंटर्स में इंडिया में, हमारे देश में होता है। तो यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, और उसका सक्सेस रेट भी आज थोड़ा सा बेहतर है पहले से। अच्छे सेंटर्स में करीब 80% सक्सेस रेट है, पर कुछ पुराने जो और कोई सेंटर्स हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ तो आज भी 50-60% है। तो हम ऐसा कहते हैं कि हालांकि इसका परमानेंट इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जरूर है,
लेकिन वो सब लोग नहीं करा सकते हैं और इसीलिए प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा बच्चा जो है पैदा होना ही नहीं चाहिए। जी, जैसे हम थैलेसीमिया का नाम लेते हैं, सिकल सेल जहन में आता है, तो क्या थैलेसीमिया और सिकल सेल जो है ये एक ही बीमारी है या अलग अलग है? थैलेसीमिया और सिकल सेल दोनों आनुवंशिक बीमारियां हैं, दोनों माँ बाप से बच्चे में आती हैं। वैसे ही जैसे थैलेसीमिया में माँ बाप दोनों माइनर रहे तो थैलेसीमिया मेजर होता है, वैसे ही सिकल सेल में दोनों सिकल सेल ट्रेट रहे तो सिकल सेल डिजीज होती है। पर सिकल सेल का जो प्रेजेंटेशन रहता है, उस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ब्लड, उसमें भी हीमोग्लोबिन डाउन होता है, लेकिन बार बार ब्लड देने की आवश्यकता सिकल सेल में नहीं पड़ती है। लगता ज़रूर है, कभी ना कभी लगता है, पर हमेशा ब्लड देने के नियमित रूप से, जैसे हम थैलेसीमिया में ब्लड देते हैं वैसे सिकल सेल में नियमित रूप से ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें सिकल सेल में जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो सिकलिंग शेप के हो जाते हैं। इस कारण जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, उसमें जाके वो अटक जाते हैं और शरीर के अंगों में उस वजह से बहुत दर्द होता है। अच्छा। तो दर्द होना जो है, जिससे हम वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं, ये दर्द का प्रॉब्लम सिकल सेल में बहुत ज़्यादा होता है। और यह दर्द जो है किन्हीं बच्चों को, किन्हीं मरीजों को हर महीने में होता है, किसी को 15 दिन में होता है, किसी को 4-6 महीने में होता है, किसी को 2 साल में होता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी सिकल सेल के मरीजों को तकलीफ होती है, दर्द की तकलीफ। जी, तो यह बीमारी क्यों होती है, सिकल सेल क्यों होता है, इसके पीछे की क्या वजह है? सेम मैंने आपको जैसे बताया था, सिकल सेल ट्रेट, जब लड़का सिकल सेल ट्रेट लड़की से विवाह करेगा तो सिकल सेल डिजीज जैसी बीमारी, जैसे थैलेसीमिया आनुवंशिक है वैसे ही सिकल सेल है। हम पहले जैसे कहा गया कि जैसे हर व्यक्ति को शादी से पहले थैलेसीमिया और सिकल सेल की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे, थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे बच्चे पैदा ही ना हो, ऐसे बच्चे आना ही नहीं चाहिए अपने परिवार में। उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम उस चीज़ को, प्रिवेंशन को ज़रूर ध्यान दें। दर्शकों, ऐसी ही बातें और भी जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। सिकल सेल, मैंने आपको बताया कि इसमें दर्द की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं कि यह ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में है डॉक्टर विंकी रुघवानी जी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं, जिनसे हम जान रहे हैं कि थैलेसीमिया और सिकल सेल किस प्रकार की बीमारी है। सर, थैलेसीमिया ये बहुत ही तकलीफ़दायक बीमारी है, वैसे ही सिकल सेल है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसे आपने बताया है, लेकिन इसके अलावा और किस प्रकार की तकलीफ़ें पेशेंट को होती है? सिकल सेल, मैंने आपको बताया कि इसमें दर्द की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं कि यह जो दर्द होता है, इतना होता है कि नॉर्मल जो दर्द की अपनी दवाइयाँ होती है वो भी असर नहीं करती हैं, और कई बार तो उनको हॉस्पिटलाइज एडमिट करना पड़ता है, सलाइन के साथ कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिकल सेल के लिए। इसके अलावा इनमें भी हीमोग्लोबिन डाउन होता है, तो कई बार ब्लड देने की आवश्यकता ऐसे सिकल सेल में भी पड़ती है। सिकल सेल का विशेष रूप से, मैंने आपको, कुछ समुदाय होते हैं जिनमें यह बीमारी ज़्यादा होती है, जैसे बौद्ध, तेली, महार, इन कास्ट में सिकल सेल ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। और हमारे मध्य भारत में विशेषकर सिकल सेल का बहुत ज़्यादा प्रमाण है। और आर्थिक रूप से भी यह जो परिवार होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है कि जिस प्रकार से इनको अपने बच्चों का, अपने घर में, परिवार में रोगी का इलाज करवाना, यह एक बहुत बड़ी समस्या इनके लिए होती है। बार बार दर्द होना, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, हॉस्पिटल्स में जाने की वजह से वो उनका स्कूल जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और यह बीमारी एक बार अगर हो जाए तो फिर इसे दोबारा हम रोक नहीं पाएंगे, इसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना? ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट इलाज ये इसका बस वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो बहुत कठिन और सिकल सेल में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, लेकिन आमतौर पे सिकल सेल में वो किया नहीं जाता, क्योंकि सिकल सेल की आमतौर पे बार बार ब्लड नहीं देना पड़ता है, जैसे थैलेसीमिया में देना पड़ता है। सिकल सेल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही रेयरली एडवाइस किया जाता है, जब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं,
बार बार ब्लड लगने लगता है तो ऐसे स्थिति में किया जाता है। अदरवाइज ये बीमारी का और कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपके सेंटर के बारे में हमें जानकारी दीजिए, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, पिछले 15 वर्षों से थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर जो है वो हम लोगों ने नागपुर में शुरू करने का मकसद यही था कि जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के जो मरीज हैं वो एक निर्धन परिवारों से होते हैं और उनके लिए, हालांकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सेंटर नहीं है जहाँ पर इन मरीजों को की ट्रीटमेंट दिया जाए और विशेष रूप से आर्थिक रूप से उनको मदद करते हुए कोई ट्रीटमेंट दी जाए। अभी पिछले वर्ष हमारे सेंटर को एक नया रूप दिया गया जिसका इनॉग्रेशन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया और उसमें हमारे सेंटर में तकरीबन 450 थैलेसीमिया मेजर के बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि नियमित रूप से ट्रांसफ्यूजन्स लेते हैं, ब्लड लेते हैं और इनको रोज तकरीबन 8 से 10 बच्चों को ब्लड दिया जाता है। अच्छा। और यह सब निशुल्क होता है। जो सामान ब्लड के लिए लगता है वह भी सेंटर में निशुल्क दिया जाता है। जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता उनसे। सिकल सेल के भी तकरीबन 300 पेशेंट्स हैं जो कि नियमित रूप से हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, थैलेसीमिया सिकल सेल सेंटर में आते हैं। जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन बच्चों को होते हैं उनके लिए विशेषज्ञ जो हैं उनकी भी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई हुई हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल सेंटर नियमित रूप से इन बच्चों के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए, इनको और कोई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयास करता है। ये जो आपने कहा कि फ्री में होता है तो ये किसकी ओर से होता है? आपकी ओर से होता है या सरकार की कोई? जी नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारी एक सोसाइटी है, थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि अपनी ओर से यह कार्य कर रही है, पिछले कई वर्षों से हो रहा है। सरकार की ओर से भी पहले तो कुछ भी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने निशुल्क ब्लड की व्यवस्था कर दी है। अब नहीं, उसको काफ़ी वर्ष भी हो गए हैं। इसके पहले तो इन मरीजों को, इनके परिवारों को दर दर भटकना पड़ता था कि ब्लड डोनर्स को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि इनको रोज ब्लड लगता है तो डोनर्स की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब सरकार का जो एक जीआर है कि ऐसे थैलेसीमिया के और सिकल सेल के मरीजों को ब्लड डोनर की आवश्यकता नहीं है, विदाउट डोनर और फ्री ब्लड बैंक से मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने इन मरीजों के लिए दी है। इसके अलावा कुछ जगहों पर मेडिसिन जो है वो फ्री मिलती हैं, जैसे नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यह दवाइयाँ निशुल्क दी जाती हैं। अभी भी ये चीज़ बाकी जगहों पर होनी बाकी है। सरकार की ओर से हमारे प्रयास के बाद में इन बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स में, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं, ये पेशेंट्स के लिए विशेषकर 20 मिनट प्रति घंटा, यानी 3 घंटे का अगर पेपर रहा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा अभी अभी एक नया डिसेबिलिटी बिल पार्लियामेंट में केंद्रीय सरकार ने पास किया है, जिसमें सिकल सेल और थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, इनको एक हैंडीकैप्ड स्टेटस मिल जाएगा, यानी इनको डिसेबिलिटी की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ताकि इनको रिजर्वेशन दोनों में, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, दोनों में रिजर्वेशन मिले। वो उसका नोटिफिकेशन आने का है और जल्द ही यह नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये सब पूरा सब सुनने के बाद ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक बीमारी है, तो ये ना हो, यानी इसका प्रिवेंशन करें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिवेंशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस में, और हमारा सेंटर के बारे में मैंने बताया कि हम लोग नियमित रूप से यह प्रिवेंशन के जो कैंप्स है वो लेते हैं। एक थैलेसीमिया माइनर टेस्ट होती है और एक सिकल सेल ट्रेट की टेस्ट होती है। एक हम लोग पहले सीबीसी करते हैं और एचपीएलसी करते हैं, जिसमें यह मालूम पड़ जाता है कि इसको थैलेसीमिया माइनर है या सिकल सेल ट्रेट है। हम यह टेस्ट करने के बाद किसको भी थैलेसीमिया माइनर निकलता है या सिकल सेल ट्रेट निकलता है तो उसको हम बताते हैं, उनको बुलाते हैं और सामने बैठा के समझाते हैं कि आपको थैलेसीमिया माइनर या सिकल सेल ट्रेट है। आप जब शादी करोगे तो आप ध्यान रखना कि आप, कोई लड़का होगा तो बोलेंगे कि वो लड़की थैलेसीमिया माइनर या सिकल सेल ट्रेट नहीं होना चाहिए, लड़की रहेगी तो उसको समझाएंगे कि लड़का जो है थैलेसीमिया माइनर या सिकल सेल ट्रेट नहीं होना चाहिए। उनको बताएंगे
उनका फॉलोअप रखेंगे, उनसे बाद में फिर से पूछेंगे, और यह करते करते हम लोगों ने काफ़ी सक्सेस पाई है कि ये बच्चे की मात्रा जो है जितने पैदा पहले होते थे उससे अभी कम हुए हैं। पर ये हमारे एरिया में, मध्य भारत में हम लोग काम कर रहे हैं, तो काफ़ी इस पर हम लोगों ने अंकुश लाने में हमको सफलता मिली है। पर मुझे लगता है कि पूरे देश में इसकी एक मुहिम चलानी चाहिए, और विशेषकर सरकार को काफ़ी कुछ इसके लिए करना चाहिए, ऐसे हमको लगता है। सर, जाते जाते आप मरीजों को या दर्शकों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम देखते हैं कि ऐसे थैलेसीमिया मेजर के और सिकल सेल डिजीज़ के बच्चे, जिनके परिवारों की हालत को देखते हुए हमें निश्चित रूप से यह तय करना चाहिए कि हर युवक और युवती जिसकी शादी नहीं हुई हो, शादी से पहले उन्होंने थैलेसीमिया माइनर और सिकल सेल ट्रेट की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, ताकि उनके परिवार में ऐसे बच्चे पैदा ना हों जिन्हें ज़िंदगी भर ब्लड देना पड़े और उनकी ज़िंदगी भर तकलीफ़ को सहन करना पड़े। साथ ही साथ इन बच्चों को हमेशा लगने वाले ब्लड के लिए मैं सभी से यह गुजारिश करूंगा कि हम ज़िंदगी में ज़रूर ब्लड डोनेशन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमें जानकारी दी, आपके सेंटर के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ थे डॉक्टर विंकी रुघवानी जी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, और उन्होंने हमें बताया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल किस प्रकार की बीमारी है। यह बीमारी आनुवांशिक होती है और इस बीमारी से बचना ही बेहतर है, क्योंकि अगर यह बीमारी एक बार किसी को हो जाए तो वह पूरी उम्र रहती है, और इस बीमारी की वजह से, इसके ट्रीटमेंट की वजह से भी हमें कई और अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जो कि बहुत ही तकलीफदायक होती हैं, जानलेवा होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, जिस तरह के सजेशंस डॉक्टर ने दिए हैं उसे फॉलो कीजिए। आज के टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ समस्याओं का समाधान लेकर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।